This conference will now be recorded. ट्रांजैक्शन नंबर 31 में लिखा हुआ है an amount of rupees 17,400 was received in full and final settlement of a customer after allowed discount 2600. कहता है कि हमने 17,400 पैसे रिसीव किए हैं in full and final settlement from a customer after he was allowed a discount 2600. However, while writing in the books, the amount received was entered in the discount allowed column of the bank book and the discount allowed was entered in the bank column. बात क्या है? असल में अगर मैं आपको इस एरर की नेचर बताऊं तो कुछ इस तरह से था सवाल। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैश बुक ट्रिपल कॉलम होती है। एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है और एक डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है। और इसी तरह सेम क्रेडिट साइड पर भी 3 कॉलम होते हैं। अब इस एरर की वो जो बात कर रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आपने पैसे जो रिसीव किए 17,400 और 2600 डिस्काउंट दिया। जब इनको लिखा तो बैंक के डेबिट साइड पर आपने गलती से 2600 लिख दिया, हालांकि लिखना था 17,400 और डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में 17,400 लिख दिया। प्रॉब्लम ये, सवाल में गलती ये है कि जो लिखना था एंट्री में गलती नहीं की, अमाउंट में गलती की है कि उस कॉलम में गलती की है। इसका मतलब है बैंक हमने कम लिखा, अंडरस्टेट कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया और डिस्काउंट को ओवर वैल्यू या ओवर स्टेट कर दिया। अब इसको हमने सही करना है। अगर हम बात करें करेक्ट एंट्री की तो वो एंट्री ये होनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट होना था 17,400 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था 2600 से और कस्टमर या डेटर अकाउंट क्रेडिट होना था 20,000 से। ये करेक्ट एंट्री थी। उसने जो गलत एंट्री पास की, रॉन्ग एंट्री, उसने बैंक अकाउंट डेबिट किया, मतलब उसी कॉलम में लिख रहा बट 2600 से। डिस्काउंट अलाउ डेबिट किया, मतलब वो उसने गलती नहीं की लेकिन अमाउंट गलत लिख दी और कस्टमर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है वो 20,000 से ओके है। डन। अब हमने इसको सही करना है तो जहरी सी बात है, बैंक को 17,400 से डेबिट करना था, उसने 2600 से डेबिट कर दिया। कम डेबिट किया तो कितनी अमाउंट मजीद डेबिट कर देंगे? जी जनाब, 17,400 से डेबिट करना था, 2600 से डेबिट किया तो मजीद 14,800 से डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड 2600 से डेबिट करना था, 17,400 से डेबिट कर दिया। सही करने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ज्यादा लिख दिया। कस्टमर अकाउंट में कोई एरर नहीं है, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। कितने लोगों की सही थी? जरा अपना अपना कितने लोगों की ये एंट्री ठीक थी? हाँ, जिसने जरी सी बात किया है वही बताएगा, जिसने नहीं किया उसको बताने की जरूरत नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब 32।
Receivable include 15,000 which were irrecoverable and need to be written off. रिसीवेबल के अंदर एक अमाउंट है 15,000 जो कि जरूरत है राइट ऑफ करने की, तो राइट ऑफ कर दो जरा, साइलेंट है तो बैड डेट्स टू डेटर्स। अगर ऑलरेडी जिनको नीड्स टू बी राइट ऑफ, मतलब जिनको जरूरत पड़ गई कि राइट ऑफ कर दें, अगर उसकी पहले प्रोविजन होती तो आपने एंट्री उसकी इस तरह से पास करनी थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स, बट इसमें साइलेंट है तो एंट्री सिर्फ ये बनी। ट्रांजैक्शन नंबर 33, goods invoiced at 4600 were returned by a customer। ये एंट्री रिपीट हो रही है। It was entered in the purchase book and posted there to creditor account as 6400। यानी गलती चेक करें, हमने goods invoiced at 4600 were returned by a customer, इसकी करेक्ट एंट्री बनती थी से रिटर्न टू कस्टमर या अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, जो आप लिख लें। अमाउंट क्या है 4600, ये करेक्ट एंट्री बनी। उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, उसने परचेज लिख लिया, उसने परचेज बुक में लिख दिया और परचेज बुक में भी क्रेडिटर लिखते वक्त उसने 6400 लिख दिया। अगर उधर क्रेडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इधर डेटर इस्तेमाल कर लेते जी। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री देख रहे हो। सेल रिटर्न की एंट्री बनती थी से रिटर्न टू डेटर्स, उसने गलत एंट्री पास कर दी परचेज टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री पास कर दी, परचेज टू क्रेडिटर्स। अब हमने सही एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो एंट्री क्या पास होगी, सेल रिटर्न को डेबिट करना था, डेबिट किया। ओके, सेल रिटर्न को डेबिट करना था, वो किया। उसके बाद 4600 से डेटर्स को क्रेडिट करना था, डेटर्स को क्रेडिट किया 4600 से। परचेज को गलत डेबिट किया, परचेज को गलत डेबिट किया, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे 4600। क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको भी सही करना है, तो 6400 से। गॉट इट। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सर जो क्रेडिटर डिफरेंस आएगा, क्या हुआ, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है। सर क्रेडिटर उधर 4600 करेक्ट थे और हमने वहां पर 64 लिखे हैं, तो 1800 का डिफरेंस आएगा। हाँ जी, तो 1800 डिफरेंस हमने 6400 उसमें सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखो ना, शेयर रिटर्न को डेबिट करना था वो किया, डेटर्स को क्रेडिट करना था वो किया। क्रेडिटर गलत क्रेडिट किया है, क्रेडिटर को तो करना ही कुछ नहीं था, क्योंकि शेयर रिटर्न में डेटर आते होते हैं, क्रेडिटर नहीं आते होते। क्रेडिटर को तो कुछ भी नहीं करना था, हमने उसको 6400 से क्रेडिट कर दिया, तो उसको सीधा सीधा रिवर्स कर देंगे। परचेज को कुछ नहीं करना था, उसको भी रिवर्स कर देंगे। तो जो दोनों साइड्स का डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। गॉट इट। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर है मेरे भाई 34।
a check of rupees 8,000 received from a customer was not posted to his ledger account. यहां तक पहले a check of rupees 8,000 received from a customer. कस्टमर से आपने 8,000 रिसीव किया और कस्टमर के अकाउंट में नहीं लिखा. Moreover, the corresponding sale invoice for rupees 12,000 was incorrectly passed through the sales day book as rupees 2,000. मतलब गलतियां यहां पर दो हैं. एक, हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया और उसके लेजर अकाउंट में लिखा ही नहीं, और उसकी जो इनवाइस थी सेल इनवाइस 12,000 की, उसको आपने सेल डे बुक में गलती से 2,000 लिख दिया. हाँ जी, गलतियां काफी सारी इकट्ठी हो गई हैं. सबसे पहले जो कस्टमर से आपने चेक लिया वो नहीं लिखा, वो तो लिख लेना, वो अलग है. जो आपने कस्टमर से चेक लिया, बैंक अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा क्योंकि उसके सिर्फ लेजर में नहीं लिखा हुआ है 8,000 received from a customer was not posted in his ledger account. मतलब डेटर के लेजर में नहीं लिखा. बैंक में कोई गलती नहीं, बैंक में कोई गलती नहीं है, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी बैंक टू डेटर 8,000 से. ये करेक्ट एंट्री है. इस लेजर में नहीं लिखा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये ठीक है. तो मेरे भाई एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट टू डेटर या कस्टमर अकाउंट 8,000. ये ऊपर वाले 8,000 की बात होगी, खत्म है ये बात. फिर वो कहता है कि आपने एक सेल डे बुक के अंदर लिखा हुआ है मोर ओवर करस्पॉन्डिंग एंड सेल्स इनवॉइस 12,000 वाज इनकरेक्टली पास थ्रू दी सेल्स डे बुक एज रुपीज 2,000. हमने सेल में लिखना था 12,000, सेल में लिखा 2,000. कम सेल लिखी या ज्यादा सेल लिखी? कम, तो मजीद सेल लिख देते हैं, सिंपल. सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 10,000. कुछ लोग इसको लिखते हैं डेटर टू सेल्स. वो कहते हैं जनाब आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर ही गलती किया है, तो मतलब डेटर के अंदर भी जाकर गलत अमाउंट लिखी होगी. सेल डे बुक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने आप में से नहीं पढ़ा हुआ, तो वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के जो टोटल सेल्स हैं वही कैरी फॉरवर्ड होती हैं. तो कहते हैं कि अगर सेल डे बुक का एरर हो तो पूरा एरर समझते हैं, सेल्स अकाउंट का एरर हो तो फिर ये एरर समझते हैं. तो वैसे दोनों एंट्रीज अजम्पशन बेस पे ठीक है. आप दोनों में से जो एंट्री मर्जी पास कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 35. सेल्स इंक्लूड goods sold for cash amounting 25,000 on behalf of the Mr. यासिर. अच्छा, ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिफरेंट क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट उठाई गई हैं. आपको जो असाइनमेंट मिली है ये इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस की नहीं बात कर रहा, जो आज मैंने बुक शॉप पे रखवा दी थी, उस असाइनमेंट में ही सारे सवाल हैं कंप्लीट, उसमें से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. ये डिफरेंट क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट ली गई हैं, तो इसलिए नाम यासिर अयूब ये दरमियान में से इस्तेमाल हो रहा है. सेल्स इनवॉइस सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड फॉर कैश अमाउंटिंग 25,000 ऑन बिहाफ ऑफ द मिस्टर यासिर. Ayub brothers were entitled to commission of 10% on the sales plus selling expense. कहता है Ayub brothers was entitled to commission. Ayub brothers हैं जो कि यासिर के बिहाफ के ऊपर चीजें बेच रहे हैं. Sales include goods sold for cash amounting 25,000 on behalf of the Mr. यासिर. ये यासिर की चीजें थी, अयूब ब्रदर ने उसको बेची और उन्होंने अपनी सेल्स में लिख ली. हालांकि अयूब ब्रदर्स वर एंटाइटल्ड
to a commission 10% and selling expense for which no adjustment was made. The related selling expense amounting to rupees 1500. सवाल की नेचर मैं आपको बताता हूँ। सवाल यह है कि उसने कहा कि आप हो मिस्टर अयूब, आपने मिस्टर यासिर की चीजें बेची 25,000 25,000 की सेल्स थी मिस्टर यासिर की, बेची मिस्टर अयूब ने और अपनी सेल्स के अंदर शामिल कर ली, मतलब सेल की एंट्री पास कर दी। हालांकि ये मिस्टर अयूब की सेल्स थी ही नहीं, ये तो मिस्टर यासिर की सेल्स थी। मिस्टर अयूब को इसका कमीशन मिलना था, उसने उस कमीशन की एंट्री पास करनी चाहिए थी, और उसको सेलिंग एक्सपेंस रिफंड होने थे, उसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी। उसने इनको इग्नोर किया। तो मतलब इसने जो सेल्स के अंदर शामिल किया, सेल्स से निकाल के उसको जो एंट्री पास करनी चाहिए थी, कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, और दूसरी एंट्री पास करनी चाहिए थी जो उसके सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड होंगे वो रिकवर होने चाहिए थे, कैश डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस, रिम्बर्स, क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे, ये एंट्री पास कर देंगे और सेल रिवर्स कर देंगे, मतलब सेल टू कमीशन इनकम और कैश टू सेलिंग एक्सपेंस रिम्बर्स, ये एंट्री पास कर लेंगे क्योंकि इसके बदले हमें कैश आएगा, और जो सेल के अंदर शामिल किया सेल वापस डेबिट कर देंगे। कैश सेल्स की हैं तो सेल टू कैश या सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं। सेल टू सस्पेंस अकाउंट या सेल टू कैश। कितनी अमाउंट से 25,000। क्योंकि बात मतलब करना क्या था कि 25,000 की जो हमने सेल्स की हैं वो थी मिस्टर यासिर की, और हमने अपनी सेल्स के अंदर शामिल कर ली। इसका 2500 से हम अपना सेल कमीशन बुक करेंगे और 1500 हमारा जो सेलिंग एक्सपेंस हो चुका है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आपने कंबाइंड एंट्री पास करनी थी तो आपने एंट्री पास कर दी कैश टू सेल्स 25,000, जो कि गलत है। आपने एंट्री पास करी थी कैश डेबिट करना था 1500 जमा 2500, 4000 से, और क्रेडिट क्या करना था जनाब, कमीशन 2500 से, और सेलिंग एक्सपेंस रिम्बर्स 1500 से। ओके होगी बात। हाँ जी, अब करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए करेंगे। कैश को उसने डेबिट किया 25,000 से, करना था सिर्फ 4,000 से, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 21,000। सेल को 25,000 से, और बाकी जो है कमीशन को उसने क्रेडिट नहीं किया 2500 से, और सेलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं किया रिवर्स को 1500 से। ये इसकी रेक्टिफाइंग है। डन होगी बात।
हाँ जी जनाब, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर है 36। An amount of 3800 owed by Zahid and Company for goods supplied was to be adjusted against 8500 owed to Zahid and Company. No entry has been made in this regard. कोई पता है ना, ये काउंटर एडजस्टमेंट है। अगर एक ही कंपनी या एक ही अकाउंट हमारे डेटर्स के अंदर भी मौजूद हो, हमारे क्रेडिटर्स के अंदर भी मौजूद हो, मतलब दोनों में हो, डेटर्स में भी हो और क्रेडिटर में भी हो, और अगर सेम अमाउंट से है तो फिर तो इश्यू नहीं है। अगर डिफरेंट अमाउंट से है, जैसे एक का 3800 है और एक 5800 है, तो हमेशा इसकी जो लोअर अमाउंट होगी उस पे एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट भी हमेशा क्रेडिटर टू डेटर्स, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि हमने जितने पैसे लेने भी हैं और पैसे देने भी हैं, और जो लोअर अमाउंट होगी वो एडजस्ट हो जाएगी, वो लेने वाले पैसे खत्म हो जाएंगे तो मतलब रिसीवेबल कम कर देने, देने वाले पैसे भी उतने ही कम हो जाएंगे तो अपने पेएबल भी कम हो जाएंगे। तो एंट्री हमेशा अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल हुआ करेगी। ट्रांजैक्शन नंबर 37। A purchase of rupees 15,100 was entered in the purchase day book 1500 and supplier account 5100। लो जी, दोनों में गलती है, डेटर में भी, सॉरी परचेज में भी और क्रेडिटर में भी। यानी परचेज हुई है 15,100, करेक्ट एंट्री। परचेज टू अकाउंट पेबल या सप्लायर, परचेज की आपने 15,100, और रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, परचेज को लिख दिया 1500 और अकाउंट को पेबल को लिख दिया 5100। लो जी, गलती हो गई आपसे जी। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, कौन करवाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री। परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया या कम, कितना कम डेबिट किया वो डिफरेंस बताओ जरा। 15,100 में से 1500 माइनस कर दो, परचेज को डेबिट करना था 15,100 से, किया 1500 से, कम डेबिट किया तो फिर डेबिट करेंगे। कोई बंदा क्रेडिट कह रहा था, डेबिट करेंगे। और अकाउंट पेबल को 15,100 से क्रेडिट करना था, 5100 से किया, कितना कम क्रेडिट किया, जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट। गॉट इट? हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 38। गुड्स इनवाइस्ड 23,000 and returned by Hamid Khan, a debtor, were entered in the purchase day book and posted therefrom to Hamad Khan, a creditor, 32,000। वैसे ये ट्रांजैक्शन रिपीट की गई है, बस अमाउंट चेंज है। गुड्स रिटर्न बाय हामिद खान, हामिद खान ने चीजें वापस की, तो सेल रिटर्न हुआ या परचेज रिटर्न हुआ?
ये थी करेक्ट एंट्री। उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? उसने रॉन्ग एंट्री पास की, परचेज डे बुक में लिखा और हमाद के अकाउंट में लिखा। परचेज के अंदर लिखा और वहां से हमाद के अकाउंट में 32,000 लिखा, क्योंकि उसने हमाद के अकाउंट के साथ 32,000 लिखा है, ये परचेज के साथ नहीं है। तो परचेज में यही कंसीडर करेंगे कि उसमें 23,000 ही लिखा है। रेक्टिफाइंग एंट्री जी, से रिटर्न को डेबिट करना था वो किया, से रिटर्न को डेबिट करना था वो किया। हमाद को गलत क्रेडिट किया वो भी डेबिट किया। हामिद और हमाद दो डिफरेंट पार्टीज हैं, ये ख्याल रखना है। हामिद को क्रेडिट करना था वो किया ही नहीं, और परचेज को गलत डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करेंगे। जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। से रिटर्न को डेबिट करना था वो किया, हामिद को क्रेडिट करना था वो किया, हमाद को गलत क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दिया, परचेज को गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 9,000। जी जनाब। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 39। A supplier invoice 12,300 had been entered in the purchase day book on 28 December. However, the goods were received on 22 January 2014. इसमें जो जिस सवाल से ये ट्रांजैक्शन उठाई गई है उसका ईयर एंड 31 दिसंबर है। आपने सप्लायर से रसीद मिली, अपनी परचेज डे बुक में लिख दिया, चीजें मिली हैं 2 जनवरी को। अब अगर चीजें सारी इंफॉर्मेशन साइलेंट हो तो याद रखें जब गुड्स रिसीव होती हैं तब परचेज डे बुक में लिखना चाहिए। हाँ, अगर कोई इकोनॉमिक कंट्रोल की बात होती है जो सब्सटेंस ओवर फार्म में हमने पढ़ा हुआ है पीआरसी के अंदर, अगर सब्सटेंस ओवर फार्म की बात या इस तरह की कोई इधर उधर की बात बताई हो तो फिर हम वो चीजें कंसीडर करेंगे। बट अगर साइलेंट हो तो गुड्स फिजिकली पोजेशन में आएंगी तो तब रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, पोजेशन में चीजें नहीं आई, इकोनॉमिक कंट्रोल आ गया तो फिर भी रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन ये साइलेंट है इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या करना है, उसने परचेज रिकॉर्ड कर दी, रिवर्स कर दो, क्रेडिटर टू परचेज, सीधी सीधी रिवर्सल। कितनी अमाउंट है? 12,300। मतलब हमारे पास हमने एंट्री पास की परचेज टू क्रेडिटर, लेकिन अभी तक चीज नहीं मिली 31 दिसंबर तक, तो तब रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे, क्रेडिटर टू परचेज, सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जनाब, अयूब ब्रदर्स मेंटेन अलाउंस, ये ट्रांजैक्शन रिपीट हुई है, ये और सवाल की थी वो अयूब ब्रदर्स वाले ऊपर, तो ये इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ देना है। 41 पे आए। कंप्यूटर कॉस्टिंग 240,000 परचेज्ड ऑन 1 September 2017 फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है।
SE depreciate computers on 20% per annum using straight line method. आपने कंप्यूटर खरीदा, परचेज को डेबिट कर दिया, तो अब क्या करेंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। एसेट को डेबिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। 2,40,000 अज्यूम किया कि ईयर एंड 31 दिसंबर आया, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स करेंगे? इस एंट्री के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स करेंगे? बताएं जरा। चार्ज करेंगे, क्योंकि एक एसेट नहीं लिखा था, लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन भी बनेगी। तो 4 महीनों की डेप्रिसिएशन ले लो। 1 सितंबर से 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 16,000 कोई बता रहा है, ये चेक कर लीजिएगा जरा, ठीक है या नहीं। 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, furniture costing rupees 1,200,000 having book value 3,000 as on 30/2017 had already been sold on 1st November 2017. The proceed of rupees 700,000 was credited to sale account. लो जनाब, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% स्ट्रेट लाइन। ये जरा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने एक एसेट 1 नवंबर को बेच दिया, जो गलत एंट्री पास किया ना वो भी मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट एंट्री, इसको तो आपने पूरा करना है। कैश डेबिट 700,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके बाद 6,70,000 वाला एसेट आपने 7 लाख का बेचा। तो पहले तो हमें एसेट क्रेडिट करना है अपना 12 लाख। जल्दी से बाकी इंफॉर्मेशन आप पूरी करें, मैं रॉन्ग एंट्री तब तक पास कर लेता हूं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपने सही सही वाली एंट्री पास करनी है। देखते हैं कौन एंट्री पास करता है। जल्दी से आपने एक एंट्री बनानी है, देखते हैं कौन सही एंट्री पास करता है। इसको करेक्ट एंट्री को भी कंप्लीट करें और रेक्टिफाइंग एंट्री भी पास करें। हाँ जी जनाब, अगर किसी ने एंट्री पास कर दिया तो बताए। हाँ जी, कुछ लोगों की एंट्रीज आना शुरू हो गया है और बहुत ही जबरदस्त कोशिश है। लेकिन बाकी लोगों ने की अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे भाई सबने एंट्री बतानी है, चाहे गलत ही क्यों ना हो।
जी चले देखते हैं। मुझे लगता है आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही बताने की, बस चंद लोगों ने बताया। मुजम्मिल आपका आंसर क्या है? सेल्स अक्यूमुलेटेड, अच्छा रेक्टिफाइंग बताया है, पहले करेक्ट एंट्री तो बताओ भाई, पहले करेक्ट एंट्री देखें जरा। उसने आपने 12 लाख और 6,70,000 का डिफरेंस जो है वो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। पहली बात तो ये देखिए, लिख लेते हैं 12 लाख का और 6,70,000 का मुझे डिफरेंस बताइएगा काइंडली। 12 लाख माइनस 6,70,000, जल्दी से मुझे इसका डिफरेंस को लिखवा दे। 5,30,000। कुछ लोग अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो ये गलत है। वजह ये तो 31 दिसंबर की बुक वैल्यू है। एसेट हमने बेच दिया था, एसेट हमने बेच दिया था किस डेट को? 1 नवंबर को। इसका मतलब ये है कि हमने जो इसके अंदर जो बुक वैल्यू है नवंबर और दिसंबर 2 महीनों की ज्यादा है। 2 महीनों की, वो 2 महीनों की, पहले पूरे साल की डेप्शन ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, काम आसान है। 10%, 12 लाख का 10% बनता है मेरे भाई 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितनी डेप्शन ज्यादा है? 20,000। तो मेरे भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्चुअल में 5,10,000 है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,10,000 है। ठीक होगी बात? अब मुझे बताया गेन है लॉस है? गेन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ये बनती है करेक्ट डिस्पोजल की एंट्री। उसने तो डिस्पोजल की एंट्री पास ही नहीं की, उसने तो मेरे भाई ये वाली एंट्री पास की है। उसने तो नॉर्मल एंट्री पास ही नहीं की, उसने तो कैश टू सेल लिख दिया 70,000। अब जरा आए ध्यान से चीजें सीखते हैं। कैश तो ओके है, कैश को डेबिट करना था, हो गया। सेल को क्रेडिट नहीं करना था, वो कर दिया गलती से, तो उसको कर देते हैं डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 5,10,000 से डेबिट करना था, उसने तो ये किया ही नहीं हुआ। फर्नीचर को उसने क्रेडिट करना था, वो भी नहीं किया हुआ, वो भी हम कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या गेन 10,000, ये भी हम कर देते हैं। एक और चीज रह गई है, वो कौन बताएगा? ये रेक्टिफाइंग एंट्री ये भी है, एक और एंट्री रह गई है, वो कौन बताएगा? जल्दी से जरा। डेप्रिसिएशन, उसने डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज की होगी, हालांकि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी सिर्फ 10 महीनों की, क्योंकि उसने तो एसेट को क्रेडिट किया ही नहीं ना। उसने तो डेप्शन रूटीन के हिसाब से पूरी की पूरी जो 1,20,000 आ रही है वो चार्ज कर दी होगी, हालांकि यानी सिर्फ पहले 10 महीनों की चाहिए थी, आखिरी 2 महीने तो एसेट हमारे पास रहा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन 20,000। ये है जनाब करेक्ट एंट्री, और इनसे तो हमारा बहुत वास्ता पड़ना है, आप परेशान ना हो। IAS 16 में हमने ये सवाल बड़े लेवल के करने हैं अब रिवीजन के क्लासेस के अंदर। पहले भी थोड़ी सी डेमो क्लासेस हुई थी, लेकिन अब प्रॉपर क्लासेस होंगी इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए फिर अगले सवाल पे, अगली ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन नंबर 43।
On 1st April, SE rented out one of its premises at an annual rent 900,000 payable in the advance. The rent received was credited to income. 1st अप्रैल हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। 1st अप्रैल को आपने एनुअल रेंट लिया 9 लाख एडवांस में, सारे का सारा इनकम लिख दिया। क्रेडिटेड टू इनकम का मतलब है हमने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, सारी अमाउंट 9 लाख। हालांकि एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट 9 लाख से, रेंट इनकम क्रेडिट 9 मंथ की। 9 मंथ की इनकम कितनी बनती है? डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 मंथ की इनकम कितनी बनती है? इसको 12 पे डिवाइड करके 675,000 और बाकी अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट करना था। क्या करना था? अनअर्न्ड इनकम कितनी बनती है अमाउंट? 225। ये करेक्ट एंट्री बनती है, ये रॉन्ग एंट्री है। सारा 9 लाख इनकम नहीं बनता, इसमें से सिर्फ 6,75,000 इनकम बनता है। अब क्या करेंगे? जितनी ज्यादा इनकम लिखी है वो रिवर्स कर देंगे। रेंट इनकम 2,25,000 से ज्यादा लिखी है वो रिवर्स कर दी, और वहां पर लिखा अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम लायबिलिटी। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। बात समझ लगी? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 44, ये रिपीटेड ट्रांजैक्शन है लेकिन बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है ये। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 180,000 which is irrecoverable but has not been written off। आपको याद होगा सिर्फ अमाउंट चेंज है, बाकी ये एंट्री रिपीटेड है। पहले कहता है कि आपने 1,80,000 से डेटर्स राइट ऑफ नहीं किए, तो कर देते हैं बैड डेट्स टू डेटर्स। 1,80,000। Here, further, a recovery of 96,000 against receivable written off in prior years was credited to trade receivable। Bad debts recovered है, हमने क्रेडिट कर दिए डेटर्स को। आप मुझे बताएं, जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं डेटर्स को क्रेडिट करते हैं या बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं? जब बैड डेट्स रिकवर हूं तो एंट्री पास होती है कैश टू बैड डेट्स, और वो क्या कह रहा है? उसने क्रेडिट कर दिया क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब है उसने गलत किया। तो हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स को डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। 96 डन। फिर उसके बाद 5% प्रोविजन है। इस दो एंट्रीज को देख के कोई बता सकता है कि पहले हमने प्रोविजन ज्यादा क्रिएट की हुई है या कम क्रिएट की हुई है? इस वजह से प्रोविजन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? इन दो एंट्रीज को देखकर बताएं। देखिए जनाब, डेटर 1,80,000 से कम करने हैं, 96,000 से डेटर्स बढ़ाने हैं। 1,80,000 से अपने डेटर कम करने हैं, 96,000 से बढ़ाने हैं, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया? 84,000 से डेटर्स कम होने हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोविजन भी कम होनी है।
डेटर्स कम होंगे तो प्रोविजन कम होगी, डेटर्स ज्यादा होंगे तो प्रोविजन ज्यादा होगी। तो जनाब इसका 5% लें। प्रोविजन कम करने की एंट्री किस किस को आती है? प्रोविजन कम करने की एंट्री किस किस को आती है? प्रोविजन बढ़ाएं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कम करना हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। तो मेरे भाई ये 3 एंट्रीज हैं इसकी, बड़ा कमाल ट्रांजैक्शन थी ये। बैड डेट्स टू डेटर जो राइट ऑफ नहीं किए, बैड डेट्स रिकवर हुए तो उसने गलत क्रेडिट किया डेटर्स को, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इस नेट इफेक्ट की वजह से हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कम हो रहे थे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। गॉट इट? आज की लास्ट ट्रांजैक्शन। तो फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कल सीखेंगे। आप लोगों ने ये लाजमी ट्रांजैक्शंस पास करनी है। कल मैं दोबारा यानी थोड़ा सा ये बता दूंगा अगर किसी ने कुछ बात पूछनी हुई तो। लेकिन कल हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो आपने वही 45 एंट्रीज को एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। जो अजीब लगे उसको पास कर ले, जो एक दफा पढ़ के समझ लग जाए इट्स ओके। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाना है फुल डिटेल के साथ, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट है। चलें क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 45। A check of rupees 192,000 was received after a discount 4% from a customer. However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed column and the amount discount was entered in the bank. ये तो बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन है, सिर्फ इसमें डिस्काउंट की अमाउंट नहीं बताई, वो हम खुद फाइंड कर लेंगे। ये भी सवाल किया था, 192,000 के ऊपर डिस्काउंट कितना है वो बता दें। 192,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यही आएगा, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। अब उसने कहा कि डिस्काउंट के कॉलम में बैंक लिख दिया और बैंक के कॉलम में डिस्काउंट लिख दिया, गलती वही रिपीटेड है। तो अब क्या करेंगे? हमने बैंक ज्यादा लिख दिया या कम? बैंक हमने कम लिखा। कितने कम लिखा? 192,000 से बैंक लिखना था, हमने 8,000 से लिख दिया। कितना बैंक कम लिखा? 192,000 बैंक लिखना था, उसकी जगह डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट लिख दी, तो 184,000। डिस्काउंट के अंदर हमने बैंक लिख दिया, मतलब डिस्काउंट हमने ज्यादा लिख दिया, तो उसको कम कर देते हैं, क्रेडिट कर देंगे। ये तो वही रिपीटेड एंट्री थी, बस अमाउंट चेंज है। लो मेरे भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अभी ये ना समझना कि हमारा ये कंप्लीट हो गया कैश रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता जिंदगी में, बस ट्रिक्स हैं कुछ। तो कल इंशाल्लाह अगर आप में से कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्रीज पास कर लेगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे इस सवाल को, और इसके ऊपर मैं आपको प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट बताऊंगा कि क्या इम्पैक्ट आएगा, और मैं तरीकाकार भी बताऊंगा कि हमने कैसे इम्पैक्ट लेना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा पढ़ना है। अब अपने आप को थकाना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी थकावट होने लगे फ्रेश हो लेना, मुंह धोना है, नमाज पढ़नी है, नहा लेना है, फिर से पढ़ना शुरू हो जाना है, ठीक है। थकावट उतारने के लिए सोना नहीं है प्लीज, ठीक है। ओके जी, अल्लाह।